दुनिया में कभी खौफ का एक और नाम हुआ करता था, सद्दाम हुसैन। ये इराक का तानाशाह था और इसने लोगों पर जो जुल्म किए उसे देखकर दुनिया सिहर गई थी। कुरान के एक एक शब्द को अपने खून से लिखने के साथ साथ इसमें इराक के प्रेसिडेंट के तौर पर 24 साल रूल किया। दुनिया के बड़े बड़े देश की सपोर्ट में खड़े रहते थे, मगर इसी रूल के दौरान इससे एक ऐसी भूल हुई कि ये इराक में मोस्ट वांटेड हो गया। लेकिन इस तानाशाह का अंत भी बड़ा दुखद हुआ। आज की वीडियो में आखिर तक बने रहना। हम आपके लिए लेकर आए हैं सद्दाम हुसैन के जीवन की कुछ हाइलाइट्स। सद्दाम हुसैन अब्दुल मजीद अल तकरीबी इराक के खौफ का ये पूरा नाम था। इसे दुनिया ने सद्दाम हुसैन के नाम से जाना, जिसका जन्म 28 अप्रैल 1937 में अल आउजा तिकरिद हुआ था। सुबहतुफा अल मुसालती सद्दाम हुसैन की सगी मां का नाम था, जो इन्हें बचपन से ही अपने भाई यानी सद्दाम के मामा के पास छोड़कर चली गई। इनके मामा खैरुल्लाह तालफा ने केवल 10 साल की उम्र में सद्दाम को पाला था। सद्दाम के मामा ने इसके हाथों में बंदूक पकड़ा दी और सद्दाम लाइफ के डेंजर वे को कवर करता हुआ आगे बढ़ता रहा। केवल 13 साल की उम्र में खून खराबे की दुनिया में उतर गया। ये तो केवल एक शुरुआत थी। इसके बाद उसने 1957 में सेकेंडरी स्कूल पास किया और इराक की एक पॉलिटिकल पार्टी अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 7 अक्टूबर साल 1959 में सद्दाम हुसैन ने बाथ पार्टी के फेवर में उस समय के ईरान के प्रेसिडेंट अब्द अल करीम कासिम को जान से मारने की साजिश रची। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जिस रास्ते से प्रेसिडेंट की गाड़ी गुजरने वाली थी, उसके दोनों तरफ सद्दाम और उसके आदमी घात लगाकर बैठ गए। और जैसे ही प्रेसिडेंट की गाड़ी वहां से गुजरी, गाड़ी के ऊपर दनादन चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इस हमले में राष्ट्रपति की मौत नहीं हुई, लेकिन इसके बाद इस हमले के लिए जिम्मेदार सद्दाम हुसैन और उसके साथियों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। एक एक करके सद्दाम के सारे साथी शव और मौत के घाट उतार दिए गए और सद्दाम की राख छोड़कर भाग गया। इराक से भागकर सद्दाम सीरिया पहुंच गया और फिर वहां से इसने इजिप्ट में शरण ली। इसके बाद सद्दाम की बात पार्टी के लोगों ने रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन करके प्रेसिडेंट कासिम को फांसी पर चढ़ा दिया। ये घटना 1963 की है। इसके बाद सद्दाम हुसैन एक बार फिर इराक वापस आ गया, लेकिन उसकी पार्टी में भी उठापटक और खींचतान चल रही थी। सद्दाम हुसैन को 2 साल की सजा हुई और इसके बाद साल 1966 में वो जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आते ही सद्दाम के कजिन अहमद हसन अल बकर ने पार्टी में सद्दाम को एक अहम जिम्मेदारी दी और उसे रीजनल कमांड का डेप्यूटी सेक्रेटरी बना दिया गया। उसके हाथ में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर के मिलते ही सद्दाम ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। इसके चलते इराक का करंट और आने वाला फ्यूचर अंधेरे में गुम होता चला गया। सद्दाम पार्टी के विरोधियों को चुन चुनकर उस पर अत्याचार करता और मौत के घाट उतार देता। इसके लिए उसने इंसानों को टॉर्चर करने की 107 डिफरेंट मेथड्स की लिस्ट तैयार की थी, जिसमें बिजली का झटका देना सबसे खतरनाक, लोगों की आंखों में सिगरेट डाल देना, नाखून उखाड़ने से लेकर उल्टा लटकाकर कपड़ों की तरह कूटने जैसी ढेरों खतरनाक तरकीबें थी। सद्दाम हुसैन साल 1968 में इराक के वाइस प्रेसिडेंट बने, क्योंकि इराक के प्रेसिडेंट बने थे सद्दाम के कजिन अहमद हसन अल बकर। इसके बाद सद्दाम हुसैन को पब्लिक सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए उसने 27 जनवरी 1969 को माइनॉरिटी के 14 ज्यूज को इजराइल का जासूस घोषित किया और उन सभी को फांसी दे दी। इसके बाद अपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने के लिए लोगों को फ्री बिजली, पानी और फार्मर्स को सब्सिडी देने की शुरुआत की। सैनिकों को इकोनॉमिक सपोर्ट दिया गया। लोगों को फ्री हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करवाया गया। इसके लिए यूनेस्को ने सद्दाम हुसैन को सम्मानित भी किया। इसके बाद सद्दाम हुसैन इराक के ऑयल को नेशनलाइज कर देता है और वर्ल्ड लेवल पर इराक को ऑयल की फील्ड में मजबूती से खड़ा कर दिया। ऑयल की फील्ड में इराक को काफी मुनाफा हुआ और यहाँ पैसों की बारिश होने लगी। लेकिन इस पैसे को डेवलपमेंट और पब्लिक के हित के लिए खर्च करने की बजाय सद्दाम हुसैन ने हथियारों की खरीद फरोख्त, केमिकल वेपन को डेवलप करने और ज्यादा से ज्यादा पावर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। और इराक को तेल में जो फायदा हो रहा था, उसके चलते पब्लिक में उसकी एक पॉजिटिव इमेज बनती चली गई। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उसके कजन यानी इराक के राष्ट्रपति को अपनी कुर्सी खतरे में दिखने लगी। उसने सद्दाम की पॉपुलैरिटी को नष्ट करने और पॉलिटिकल हाइट से उसे नीचे गिराने की कोशिश शुरू कर दी।
इसी सिलसिले में उसने सीरिया से हाथ मिला लिया, लेकिन उसकी चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई। सद्दाम हुसैन ने उस पर इतना प्रेशर बनाया कि उसे राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। 16 जुलाई 1979 को इराक का टोटल कंट्रोल सद्दाम हुसैन के हाथ में आ गया और वो वहां का राष्ट्रपति बन गया। लेकिन जनता के दिल में सद्दाम के असली खौफ की शुरुआत उसके राष्ट्रपति बनने के पहले हफ्ते में ही हो गई थी। उसने सभी लोगों की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उसने अपने 68 विरोधियों को चुन चुनकर बाहर निकाला। उसमें से 22 को उसने फांसी दी और बाकी के लोगों को उसने अगस्त महीने में जान से मरवा दिया। इसके बाद सद्दाम के हायर रैंक वाले जनरल्स को भी उनसे मिलने के लिए पहले टाइट सिक्योरिटी और तलाशी की प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। उन सभी को अपने अंडर गारमेंट्स भी उतार कर चेक करवाने पड़ते थे। उस समय में सद्दाम हुसैन की टोटल प्रॉपर्टी की एस्टिमेट वैल्यू $2 बिलियन थी। इस प्रॉपर्टी में 20 पैलेस, लग्जरी कारें और यार्ड शामिल थे। दोस्तों, सद्दाम हुसैन जितना क्रूर था उतना ही अय्याश भी था। सद्दाम हुसैन ने 3 लीगल शादियां की थी, जिनसे उन्हें 5 बच्चे थे, लेकिन इसके अलावा उसकी 80 इनलीगल रखेले भी थी। इनमें से कुछ उसके महल में ही उसकी फैमिली के साथ रहती थी और इस बात को यूएन ने भी माना है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सद्दाम का एक बेटा था, उदय हुसैन। उसे भी बाप की तरह खूबसूरत लड़कियों का शौक था, मगर वो जिस लड़की को पसंद करता था उसके साथ रेप करता था और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता था। जबकि सद्दाम हुसैन को जो महिला पसंद आ जाती थी वो उसके साथ संबंध बनाने के साथ साथ उसकी जिंदगी भी बना देता था। सद्दाम की चालाकी का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि उसने अपने ही जैसे 8 हमशक्ल तैयार कर रखे थे। इसके हर बंगले में 3 समय का खाना और पूरा स्टाफ मौजूद होता था। कोई ये नहीं समझ पाता था कि असली सद्दाम हुसैन कहाँ मौजूद है। ये वो दौर था जब इराक के पड़ोसी देश ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन अपने चरम पर था। वहाँ की 25 साल पुरानी सरकार को हटाकर एक नए दौर की शुरुआत हुई थी। ईरान एक शिया मुस्लिम आबादी वाला देश है। इराक के सुन्नी मुसलमानों ने सद्दाम हुसैन पर दबाव बनाया कि उसकी कुर्सी भी खतरे में है। सद्दाम हुसैन सुन्नी मुसलमान था। 22 सितंबर 1980 को ताकत के नशे में चूर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर यह सोचकर हमला कर दिया कि बस आने वाले 15 दिनों में ही वो ईरान को भी इराक में शामिल कर लेगा। लेकिन जंग बहुत लंबी खिंच गई। इधर इस्लामिक रिवॉल्यूशन से वेस्टर्न कंट्री यूएस, रशिया, चाइना, अरब कंट्रीज, यूरोपीय देशों को खतरा महसूस होता था। इसलिए इन तमाम देशों ने ईरान के खिलाफ जाकर इराक का साथ दिया। इतनी ताकत हासिल करने के बाद सद्दाम हुसैन का दिमाग 7वें आसमान की सारी लिमिट को क्रॉस कर गया। उसने 16 मार्च 1988 में अपने देश में रहने वाले कुर्द मुसलमानों को डेबान नाम की जहरीली गैस रिलीज करके पब्लिक जेनोसाइड जैसा खतरनाक क्राइम किया। 10,000 लोग इस गैस के चलते अपने हाथ और पैरों से लाचार हो गए। लेकिन सद्दाम हुसैन ने इस हमले का सारा ब्लेम ईरान पर डाल दिया। लगातार 8 साल तक इन दोनों देशों के बीच खतरनाक युद्ध चलता रहा और इस दौरान दोनों देशों के करोड़ों सैनिक मारे गए। लेकिन इराक को ईरान की जमीन का 1 इंच भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार सीज फायर लागू कर दिया गया। इसी हालत के बीच में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की क्रूरता का एक एग्जाम्पल सामने आया कि जब ईरान और इराक के बीच जबरदस्त जंग के हालात थे और शांति का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसी दौरान सद्दाम हुसैन एक बार अपने हेल्थ मिनिस्टर और दूसरे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर से इन हालातों के अकॉर्डिंग सलाह मांगी। उनके हेल्थ मिनिस्टर ने उनसे कहा कि अगर आप ईरान से शांति की बात करना चाहते हैं तो अपनी प्रेसिडेंसी इराक के एक्स प्रेसिडेंट को दे दो और उन्हें ईरान से शांति करने की बात करने के लिए भेजो। फिर क्या था, इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया, एक बगल के कमरे में ले गए और उसे गोलियों से भून दिया। इसके बाद दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर ली। ईरान इराक की जंग का पॉजिटिव नतीजा कुछ नहीं निकला, लेकिन फिर भी सद्दाम हुसैन ने हैंड्स ऑफ विक्ट्री को बनवाया और अपने आप को विजेता का ताज दे दिया। पुरानी बेबीलोन सिटी को रेडी करवाया। इसके हर 10वें पत्थर पर सद्दाम हुसैन का नाम लिखा था। सद्दाम हर साल अपना जन्मदिन मनाता और वहाँ की जनता को अपना ही एक स्टैच्यू गिफ्ट में देता था। वहाँ के हर घर में सद्दाम की तस्वीरें लगना जरूरी होता था। तस्वीर टेढ़ी मेढ़ी हुई या उल्टी लगी तो घर के मालिक को मौत की सजा दे दी जाती थी। हर चौराहे पर सद्दाम हुसैन की हंसती मुस्कुराती तस्वीरें और पोस्टर लगे थे। इसके बाद 2 अगस्त 1990 में ईरान ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर 1 लाख सैनिकों को भेजकर लड़ाई शुरू करवा दी। दरअसल ईरान से युद्ध के दौरान कुवैत ने इराक को $30 बिलियन का कर्जा दिया था, जिसे कुवैत वापस मांग रहा था, लेकिन इराक ने इसे वापस देने से इनकार कर दिया। और जंग का दूसरा कारण ये था, कुवैत के एक मिनिस्टर ने इराक के फाइनेंस मिनिस्टर से ये कह दिया कि इराक की औरतों को कुवैत भेज दो।
इसके बाद जंग शुरू हो गई, लेकिन इस दौरान यूएस, इजिप्ट, सीरिया, रशिया की सेनाओं ने मिलकर इराक की सेना को कुवैत से खदेड़कर बाहर कर दिया। सद्दाम हुसैन को अब भी अपने देश के लोगों की चिंता नहीं थी। उसने लोगों को भुखमरी और गरीबी के आग में झोंक दिया और खुद अय्याशियों में डूब गया। केवल 1 साल के भीतर ही इराक में 1 लाख बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद अमेरिका पर 9/11 का हमला भी हुआ और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। साल 2003 में अमेरिका ने इराक के खिलाफ ऑपरेशन इलाज शुरू किया। 9 अप्रैल 2003 को इराक को ऐसे तानाशाह की सनक से मुक्ति मिल गई, लेकिन सद्दाम हुसैन अब भी अमेरिकी सेना की पकड़ में नहीं आया था। 8 महीने बाद 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सेना ने ढूंढ निकाला। अपने बर्थ प्लेस के नजदीक एदवार में वो जमीन के नीचे बड़ी डेंजरस पोजीशन में छिपा हुआ मिला। इसके बाद सद्दाम हुसैन पर बाकायदा मुकदमा चला और 5 नवंबर 2006 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 ईद उल अजहा के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। दूसरों पर जुल्म करने वाला तानाशाह आखिरकार चूहे की तरह पकड़ा गया और वॉर क्रिमिनल की मौत मारा गया। वीडियो पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।